प्लूरल्स पार्टी का मुझे लगता है सर पहला प्लूरल्स इंटरव्यू है एक साथ। सही बोला? संभवतः साहित्य में एक लाइन है बड़ा फेमस कि पार्टनर आपकी पॉलिटिक्स क्या है। मैं उसको पॉलिटिक्स में अगर कहूँ तो मैडम आपकी पॉलिटिक्स क्या है? हमारी पॉलिटिक्स ना तो बांग देने की है और ना ही मसीहा बनने की। 2025 चुनाव की हम लोग जबरदस्त तैयारी कर रहे हैं। सब जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी वो तो सिर्फ अखबार पढ़ते हैं। सब जानते हैं कि वो अखबार पढ़ते हैं, एक खबर नहीं निकली और हम अपमान और एहसान दोनों कभी नहीं भूलते। नमस्कार। प्लूरल्स पार्टी का अब तक आपने शायद सिंगुलर इंटरव्यू देखा होगा, मतलब शायद अकेले पुष्पम प्रिया इंटरव्यू आपने देखा होगा, लेकिन आज मेरे पास मौका है कि मैं आपको प्लूरल्स पार्टी का प्लूरल्स इंटरव्यू, मतलब इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय महासचिव दोनों एक साथ मेरे साथ मौजूद हैं, तो इनसे बातचीत करते हैं। और एक लंबा अरसा हो गया है 2020 और 2022 के बीच, तो इसकी भी बात करेंगे। चुनाव की बात न करें लेकिन इन 2 सालों की बात करें और आगे की बात करें। बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत करता हूँ। सर, एक सवाल है कि कम्युनिस्ट पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव बहुत बड़ा पद होता है, सर्वे सर्वा होते हैं। कांग्रेस बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत बड़े होते हैं। आपके पार्टी में क्या सिचुएशन है? हाँ, आपने बात सही पकड़ी है और आपको राजनीति का ज्ञान भी है। कम्युनिस्ट पार्टी में पोलिट ब्यूरो में जो जनरल सेक्रेटरी होते हैं वो संगठन के प्रभारी होते हैं, और दूसरी पार्टियों में कांग्रेस से लेकर के भारतीय जनता पार्टी तक वो अध्यक्ष की परंपरा रही। हमारी पार्टी में वो मिक्स्ड मॉडल है। आपने वो बात पकड़ ली है, इसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूँ कि हमने दोनों चीज़ को कंबाइन करने का कोशिश किया है मैडम के नेतृत्व में, और इसलिए प्रेसिडेंट की भी व्यवस्था है उसमें और जनरल सेक्रेटरी की भी व्यवस्था है। और प्रेसिडेंट तो सर्वे सर्वा है पार्टी की, प्रेसिडेंट है, और जनरल सेक्रेटरी का पद, हालांकि बाकी पार्टियों में हम लोग राजनीतिक गलियारे में और लुटियंस जोन में यह कहावत है कि दूसरी पार्टियों में जो प्रेसिडेंशियल वाली जो पार्टी होती है उसमें जनरल सेक्रेटरी की स्थिति होती है कि बहुत सारे जनरल सेक्रेटरी होते हैं। वो चांदी की तस्तड़ी पर पान की खिल्ली के समान है, उनको सजा के रखा जाता है कि भाई सब लोग नाराज न हो जाए। तो हमारे यहाँ तो एक ही जनरल सेक्रेटरी है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, पुराने कम्युनिस्ट पार्टी की तरह। उसका कारण मुख्य जोर जो अभी मैडम ने कहा कि कैडर पर बहुत विशेष ध्यान देना है, क्योंकि हमारा कैडर जो है वो जाति आधारित या धर्म आधारित कैडर नहीं है। तो ऐसे जो अजनबी लोग हैं, स्ट्रेंजर लोग हैं, जो कुनबे से बंधे हुए नहीं हैं, तो उनका कैडर बनाना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो उस कैडर को बनाने के लिए ही इस पर विशेष जोर दिया गया। जी देखिए, साहित्य में एक लाइन है बड़ा फेमस कि पार्टनर आपकी पॉलिटिक्स क्या है। मैं उसको पॉलिटिक्स में अगर कहूँ तो मैडम आपकी पॉलिटिक्स क्या है? नाम से ही जाहिर होता है, प्लूरल्स नाम है। प्लूरल एक पॉलिटिकल फिलॉसफी है। इसका मतलब होता है कि वो सब में से एक, सब में जुड़ के या मिलके एक, वही फिलॉसफी है जो सबसे बड़ी समस्या है बिहार की, जो जातिवाद की समस्या है, जो आज देश में या तो कह ले तो धर्म की जो भी समस्याएं हैं उनसे ऊपर उठ के मुद्दे के लिए जुड़ना, हर जाति हर धर्म के लोगों का जुड़ना, हर बिहारी का जुड़ना, यही हमारी राजनीति है। पिछले चुनाव में दिखा भी था, आप जगह जगह गई, मतलब आप लगभग हर क्लस्टर में गई जहाँ पे इंडस्ट्रियल ग्रोथ एक समय हुआ था और वो ध्वस्त हो चुका है। क्या अनुभव रहा आपका चुनाव के बाद कि मुद्दों को सिर्फ उठाना या मुद्दों को, मतलब आपको क्या लगता है, आप कहाँ फेल्योर आपका कहाँ रहा? आपका रहा, जनता का रहा, क्या रहा? देखिए, जनता को मैं इसमें नहीं ब्लेम करती, और वो इस वजह से नहीं है क्योंकि यहाँ पे कैमरा ऑन है, बट वास्तविकता में नहीं कर सकती। हमें बहुत कम वक्त मिला था, 3 महीने का हमें वक्त मिला था। हम 8 मार्च को आए थे, लेकिन आप सबको याद होगा कि कोविड आ गया था, लॉकडाउन हो गया था, फिर भी इन लोगों ने ज़बरदस्ती चुनाव कराया। पूरे दुनिया में हर जगह चुनाव को स्थगित किया गया, पर इन लोगों ने कराया। इसमें 3 महीने मिले थे। हमारी पार्टी पहले चरण के चुनाव के बाद पार्टी बनी, रजिस्टर हुई, और जब तक पार्टी रजिस्टर नहीं, हमारे पहले चरण के चुनाव में जितने लोगों ने चुनाव लड़ा सबको इन लोगों ने निर्दलीय कर दिया। तो हम अपना सिंबल भी नहीं पहुंचा पाए लोगों तक। इसमें हम लोगों को अगर ये ब्लेम कर दे कि जातिवाद है, वंशवाद है, गलत होगा, मॉरली गलत होगा। हमसे चूक हुई,
हमसे ये चूक हुई कि हम प्रेडिक्शन नहीं कर पाए कि कोविड जैसी कोई भी चीज़ आ जाएगी। हम अपना वक्त लेके आए थे। हमने जो ऐड दिया था उसका ये भी कारण था कि हम ये चाहते थे कि ये लोग खेला करके हमें दबाएं, इसकी संभावना नहीं आए। इसलिए हमने अपने आप को सब तक पहुंचाया था। बहुत और मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करने की ज़रूरत है, कैडर बिल्ड करने की ज़रूरत है, वो कर रहे हैं। अभी जो बातचीत हो रही थी प्रेस से, तो एक बात आपने कही कि रोजगार और कुछ मुद्दे आप लोगों ने उठाए, उसको अन्य पार्टियों ने भी उठाया। खास करके एम्प्लॉयमेंट की अगर बात करें, 10 लाख 19 लाख इस तरह की बात है, तो ये क्रेडिट आप ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन इस क्रेडिट को लेने के बाद अब चूंकि 22 हो गया, राजनीति में कहा जाता है, मतलब मुझे अच्छा लगेगा उसके साथ शेयर करते हुए कि प्रमोद महाजन ने एक बार कहा था चुनाव हारने के बाद, उनसे पूछा गया कि अरे आप चुनाव हार गए, तो उन्होंने कहा कि नहीं अब सिर्फ 4 साल 364 दिन रह गए हैं अगले चुनाव के, तो 2 साल तो बीत गए, 2 साल ही रह गए। अब फिर आप 8 मार्च की तरह ही आएंगे या कैसे आएंगे, ये बताइए। आप दोनों लोग बताइए इस बारे में। आपने एक प्रसिद्ध साहित्यकार कवि हैं गजानंद माधव मुक्तिबोध की वो लाइन आपने कही कि पार्टनर हमारी पॉलिटिक्स क्या है। उनकी ही एक बहुत प्रसिद्ध कविता है अंधेरे में, भारतीय साहित्य की सबसे महानतम कविता और सबसे लंबी कविता मानी जाती है। उसमें 4 लाइन, दुनिया ना कोई कचरे का ढेर, जिस पर दाना चुगने को चढ़ा हुआ कोई भी कुक्कुट, कोई भी मुर्गा, बांग दे उठे जोरदार और बन जाए मसीहा। ठीक है, तो राजनीति में भी ऐसा नहीं, यह गलतफहमी हुई है बहुत लोगों को कि 8 मार्च 2020 को एक विज्ञापन आया और उसके माध्यम से हमने जोर से बांग लगाई और हम मसीहा बनने की कोशिश कर रहे हैं। राजनीति है, ये परसेप्शन है। उसी परसेप्शन को मैं तोड़ना चाहता हूं। आपने पूछा भी कि हमारी पॉलिटिक्स क्या है। हमारी पॉलिटिक्स ना तो बांग देने की है और ना ही मसीहा बनने की। जैसा मैडम ने कहा कि हमारी राजनीति मुद्दे आधारित रही है और कैडर आधारित है। देखिए, एक व्यक्ति का मुख्यमंत्री बन जाना, सिंगल मैन का मुख्यमंत्री बन जाना बहुत आसान है। माननीय मुख्यमंत्री जी बन गए 1982 में, उन्होंने पटना कॉफी हाउस में कहा कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है, बन गए। नरेंद्र भाई मोदी जी जो हैं वो मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने। उनके जो हैं रणनीतिकार अमित शाह जी, उन्होंने कहा कि मोटा भाई एक दिन हम आपको प्रधानमंत्री बना देंगे, और प्रधानमंत्री बन गए 40 साल के बाद। हमारी वो राजनीति नहीं है। हम सही में बिहार बदलना चाहते हैं और वो एक विज्ञापन के माध्यम से, जो कि बहुत कम समय था, तो हमने लोगों को अपने आप को इंट्रोड्यूस किया। कैसे आज आप राजनीति में कैसे आएंगे? उस दिन यूपी चुनाव से पहले माननीय मोदी जी ने कहा, जो वंशवाद की वो चर्चा कर रहे थे, तो उन्होंने बहुत सही बात कही कि आज अगर किसी व्यक्ति को राजनीति करनी है, शीर्ष तक अगर पहुंचना है, तो क्या करेगा? कांग्रेस में तो रास्ता नहीं है, वहां तो पहले से गांधी परिवार का निश्चित है। जो क्षेत्रीय दल है उसमें जो उनके सुप्रीमो है, उनके बाल बच्चों का फिक्स है, तो एक ही दल है, इसलिए उन्होंने अपने दल का प्रचार किया कि भारतीय जनता पार्टी है, उसमें आ जाइए। अब भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति की स्थिति है विभाजनकारी वाली, तो उससे बहुत लोगों का सामने नहीं बैठेगा, वो तो समाज तोड़ने वाली स्थिति है। तब तो एक नई पार्टी बनानी पड़ेगी। और आपका क्या मतलब, सामने बैठ सकता है, नहीं बैठे? नहीं, वो तो बहुत स्पष्ट है ना। अगर सामने बैठता तो उसमें भी MP होते, MLA होते। फिर एक नई पार्टी बना करके स्ट्रगल करने की क्या आवश्यकता है? नई पार्टी बनाने का उद्देश्य ही यही है कि नए लोगों को मौका दिया जाए, एक नए राजनीतिक वर्ग का निर्माण किया जाए। और यही कारण है कि हम लोग लगातार उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। 2025 चुनाव की हम लोग जबरदस्त तैयारी कर रहे हैं और बिल्कुल बिना शोर मचाए हुए। एक किस्म का सेंसरशिप है, हमको बहुत ज्यादा मीडिया कवरेज नहीं मिलता है, वो हम समझते हैं। मुख्यमंत्री जी के साथ काम करने का मौका मिला है, एक सिस्टम है, बहुत सारी चीजें पर्दे के पीछे चलती रहती है, वो हम समझते हैं। युद्ध में सब कुछ जायज है, इस नियम को हम मान के चलते हैं कि अभी उनके पास ताकत है और हम अंडरडॉग की स्थिति में है। लेकिन इतिहास जो है वो अंडरडॉग्स की सफलताओं से भरा हुआ है। एक दिन उन्होंने अभी पंजाब का उदाहरण दिया है, जनता का भी आशीर्वाद मिल जाएगा, जनता भी थक जाएगी और हम भी अपने ताकत को बढ़ाते जाएंगे। घोड़ा सहन जैसी जगहों पर आकर के कैडर का विस्तार करेंगे। एक आप लोगों के आने से पहले हम लोग यहाँ जल्दी ही आ रहे थे सुबह में, तो बातचीत हो रही थी आप लोगों के कार्यकर्ताओं से ही। तो मेरा एक बड़ा नेचुरल सा सवाल था कि 2 साल मैडम कहाँ थी? तो उनका कहना था कि मैडम थी, यहाँ गई, वहाँ गई, इस जगह गई। मैंने कहा कि और फिर आपने भी स्पीच में कहा कि विधानसभा और संसद में हमारे लोग नहीं हैं, कानून वहीं से बनते हैं। लेकिन इतिहास अगर हम देखें पिछले 10-20 सालों का, तो सड़क से भी बहुत सारे कानून बने हैं और दबाव क्रिएट हुआ है। तो 2 साल बिहार में जो हुआ आपके चुनाव लड़ने के बाद, जो
मुद्दे आप क्रेडिट लेना चाह रही हैं कि रोजगार कि वो मुद्दा बना, तो वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। 10 लाख हो या 19 लाख हो, इम्प्लीमेंट तो नहीं हो रहा है। एक मतलब ये रोजगार की बात है। क्राइम, जंगल राज जो एक अलग चीज़ है। मोतिहारी की मैं बात करना चाहूँगा इस मौके पे कि एक आर्टी एक्टिविस्ट थे, उनके बच्चे ने सुसाइड किया, बहुत दुखद घटना है। तो मेरा ये कहना है कि आप सिर्फ लोगों को अवेक करेंगी या सड़क पर भी दिखेंगे? अच्छा है, ये मौका है मुझे 2 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश करने का, ये बहुत अच्छा है। मैं 2 साल से यही हूँ, यहाँ वहाँ वाली बात नहीं, यही हूँ। पिछले 2021 में मैं बिहार से बाहर एक दिन के लिए नहीं गई थी, ये सच्चाई। और मैं कोई क्रेडिट नहीं ले रही। क्रेडिट क्या, पहले तो अगर सरकार में बैठ जाएंगे तब क्रेडिट लेंगे काम का। मुद्दे उठाने का मैं कोई क्रेडिट नहीं ले रही, मैं फैक्ट बता रही हूँ। मैं ये फैक्ट बता रही हूँ कि 2020 से पहले कभी भी रोजगार मुद्दा नहीं था, ये फैक्ट है। 2020 से पहले मुद्दे हुआ करते थे, जाति, डीएनए, मोदी जी ने डीएनए को गाली दे दिया है, बाल इकट्ठा करो, ये सारे मुद्दे हुआ करते थे। तो ये फैक्ट है, कोई क्रेडिट नहीं है। दूसरी बात ये है कि हम अभी ये आपको यहाँ पे कहा गया कि हमें सेंसर किया गया है। हम जब सड़क पे गए हैं, बाढ़ जब आई थी 2021 में, वहां से बात करते हैं। हम पहले व्यक्ति थे जो बाढ़ का भ्रमण करने गए थे। क्या किसी को ये मालूम चला? क्योंकि कहीं छपा नहीं। हाँ, हम पहले व्यक्ति थे। उसके बाद ये भी एक रिकॉर्ड है कि उसके बाद मुख्यमंत्री जी वहां गए, कुशेश्वर स्थान, जो इतने वर्षों में वो कभी बाढ़ के भ्रमण में बिना हेलीकॉप्टर, बस हेलीकॉप्टर से घूमते हैं, नीचे तो कभी नहीं उतरते, और बिल्कुल उसी स्टाइल में गए जिस स्टाइल में हम गए थे। मतलब फोटो तो बिल्कुल लग रहा था कि सेम ही कॉपी कर दिया गया है, वही जैकेट, वही नाव, बस कुर्ते वाले बड़े बड़े थोड़े भारी लोग, बस यही अंतर था। तो ये पहला मुद्दा हुआ। फिर हम भागलपुर गए, वहां पे ऐसी हालत थी, कितना 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर तो लोग चल भी नहीं सकते उस पानी में। आप जहाँ जाते हैं लोग कहते हैं, वो तो हमारा कपड़ा देख के लोगों को लगता है कि मैडम जमीन की नहीं है, तो कहते हैं नहीं नहीं ऐसे नहीं होगा, पानी में आइए। हम उनके साथ 2-3 किलोमीटर पानी में चले, सांप के बगल में चल के गए, फिर भी आपको मालूम नहीं पड़ा, किसी को मालूम नहीं पड़ा। हमारे ही पार्टी के एक प्रत्याशी थे, उनकी बेटी, समस्तीपुर जिले के, उनकी बेटी को स्कूल के वक्त में जब वो पढ़ने जा रही थी, घसीट के उनको मार दिया गया। और किस मंशा से मारा गया ये सब जानते हैं। उस पे एक खबर पटना में नहीं निकली, और हम ये बात कभी नहीं भूलेंगे। हम आज यहाँ ये कह दे रहे हैं, हमने जो पिछले 2 साल में यहाँ पे तमाशा देखा है नेटवर्क का, हम वो कभी नहीं भूलेंगे। और जहाँ तक बात पावर की रही, ये कोई डिजर्व नहीं करता इस तरीके से मर जाना 14 साल की उम्र में, और उसके बारे में एक खबर तक नहीं निकला। सब जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, वो तो सिर्फ अखबार पढ़ते हैं, सब जानते हैं कि वो अखबार पढ़ते हैं, एक खबर नहीं निकली। और हम अपमान और एहसान दोनों कभी नहीं भूलते। और वो हमारी बात नहीं थी, वो पुष्पम प्रिया चौधरी या प्लूरल्स पार्टी की बात नहीं थी, वो एक बच्ची की बात थी जिसको मार दिया गया, और वो आप में से किसी की भी बेटी हो सकती है। तो यही सच्चाई है। हम जमीन पे ही हैं। अभी शराबबंदी में हम गए, पहले गोपालगंज गए, उसके बाद से मधुबनी में जहाँ पे आत्महत्या कर लिया गया एक सरकारी बिल्कुल ईमानदार युवक अकील अहमद जी, हम वहां गए। हम हर जगह जाते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि जमीन का मतलब वास्तविक जमीन नहीं है। जमीन का मतलब है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्या आ रहा है, अखबार में क्या आ रहा है, और दुर्भाग्यवश हम उसमें नहीं आते और लोग हमसे ये पूछते हैं, बिल्कुल जायज प्रश्न। ये तो बहुत बड़ी लड़ाई है, कैसे इसको फिर टक्कर देंगे? टक्कर दे रहे हैं। कैसे देंगी जब आप खुद एडमिट कर रही हैं कि मीडिया में हम जा रहे हैं लेकिन मीडिया दिखा नहीं रहा, और ग्राउंड क्या है नहीं है मीडिया से तय हो रहा है। देखिए, बहुत तेजी से दुनिया बदल रही है। जब हम छोटे थे तब कभी सोचा था कि ऐसा होगा कि इस हाथ में सब कुछ होगा? बिल्कुल नहीं सोचा। अब एक नई पीढ़ी भी है जिसका विकास हो रहा है। हमें याद है जब हम छोटे थे और कभी वो जो एक फोन नहीं होता था नोकिया का, उठाने और बंद करने वाला, तो अगर हमारे हाथ में भी होता था तो हमें घर में बड़ी डांट पड़ती थी कि जब देखो फोन पे लगे रहते। अब जो बच्चे हैं उनका पूरा ज्ञान, उनका पूरा एक्सपोजर इससे आता है। और अब हम ये देखते हैं कि जो बुजुर्ग हैं, जो बड़े हैं, वो तो बच्चों से ज्यादा सोशल मीडिया पे रहते हैं। तो एक सशक्तिकरण है, एक सशक्तिकरण है
जो हमें मिला है सोशल मीडिया से, प्रजातंत्र को उसने और गाढ़ा किया है। अब बिहार में जो बात है वो बिहार में ही रह जाएगी, वो नहीं होता है। हमने इतना प्रेशर बनाया है, आपको क्यों लगता है बाढ़ में मुख्यमंत्री जी को जाने की क्या जरूरत महसूस हुई? ऑफ ऑल द प्लेसेस दरभंगा में एयरपोर्ट बनाने की क्या जरूरत महसूस हुई? ये सब देख रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं, भले ही उस पर बोलेंगे नहीं, लेकिन ये तो बहुत ही पुरानी टैक्टिक है। गांधी जी के जमाने से इग्नोर करने की टैक्टिक होती है और ये उनकी गलती है। ये भी हम बता रहे हैं, जो हमें बताना नहीं चाहिए यहाँ पे। ये जो वो हमें इग्नोर कर रहे हैं, स्ट्रेटेजिक मिस्टेक, क्योंकि सशक्तिकरण बहुत तेजी से हुआ है। जो यंत्र और तंत्र हैं अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के, अब वो पुराने जमाने की तरह नहीं है, वो लोगों तक पहुंच रहे हैं, लोग समझ रहे हैं और हम बहुत सारी चीजों को मतलब आप जो कह रहे हैं इसका मतलब है कि एक मूक क्रांति की तरफ आप लोग बढ़ रहे हैं, मान ले ऐसा? हम नहीं बढ़ रहे हैं, जनता बढ़ रही है। और अगर आप देखेंगे जो मीडिया जो कि चौथा स्तंभ माना जाता है लोकतंत्र का, उसका भी काफी लोकतांत्रिकरण हुआ है। अब सिर्फ वो 4-5 समूहों तक नहीं है, आप अपना ब्रांड देख लीजिए। तो अब भले ही वो बहुत औपचारिक नहीं है और बहुत संस्थागत नहीं है या बहुत वेल फंडेड नहीं है, लेकिन वो अपनी जमीन को अपनी जमीन को पकड़ रहा है। किसान आंदोलन इसका पकड़ रहा है। आप टर्की का उदाहरण लेंगे, आप यहाँ तो लोग सोशल मीडिया को फोटो डालने की मशीन समझते हैं, लेकिन अब वो भी धीरे धीरे बदल रहा है। टर्की में जो वहाँ रिवॉल्यूशन हुआ वो तो सोशल मीडिया क्रांति से हो गया, व्हाट्सएप और फेसबुक से ही हो गया, उसी से व्हाट्सएप से बात हुई। अब यूक्रेन के प्रेसिडेंट को देखिए, तो उनका अगर आज सोशल मीडिया ट्विटर नहीं होता तो यूक्रेन तो बर्बाद हो चुका रहता, उस पर परमाणु बम गिर जाता और पूरी दुनिया को पता नहीं चलता। लेकिन एक प्रेसिडेंट है जिनको कॉमेडियन कह करके उनका मजाक उड़ाया गया, वो आज वर्ल्ड लीडर है, सिर्फ उसके कारण। हम फिर भी मानते हैं कि बिहार में अभी भी सीमित है, प्रसार सीमित है, लेकिन और धीरे धीरे मैं तो स्लो एंड स्टडी, स्लो एंड स्टडी है। राजनीति धीमा खेल है, एक धीमा स्लो गेम है। भले ही आप उसको 4 दिन में, टेस्ट मैच 5 दिन का होता है, कभी कभी 2 दिन में भी जीत जाते हैं, लेकिन वो उसका नियम है 5 दिन। तो जो नियम है उसको हम समझ रहे हैं, उसके हिसाब से हम आगे बढ़ रहे हैं। एक सवाल है, अगर वो मर्यादा से बाहर जाता दिखे तो आप जवाब मत दीजिएगा, मना कर दीजिएगा, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ और उसके बाद मेरे कलीग पुरुषोत्तम भी एक सवाल पूछेंगे आपसे। एक सवाल ये है कि ब्लैक जो कलर है ये या तो निराशा का प्रतीक है या फिर प्रोटेस्ट का, विरोध का। ब्लैक के विरोध का प्रतीक है या फिर निराशा का, आप इसको कैसे देखते हैं? ये बात मतलब ये आपके ड्रेस कोड को लेकर ही ये बात पूर्णतः सही नहीं है। कलर साइकोलॉजी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो बहुत सारे रंग है जो बहुत चीजों के प्रतीक होते हैं, जैसे व्हाइट शोक का भी प्रतीक होता है, शांति का भी प्रतीक होता है। वैसे ही काला जो है खासकर हिंदू माइथोलॉजी में जस्टिस का प्रतीक होता है। काला जस्टिस का प्रतीक होता है, शनि भगवान काले होते हैं, जस्टिस के होते हैं। तो ये भी एक कारण है, लेकिन इस कारण की वजह से हम नहीं पहन रहे। हम तो वास्तविकता में ये जानने में इच्छुक हैं। हमसे कल भी किसी ने पूछा था कि आपका यूनिफॉर्म है क्या, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि जो खुद को समाजवादी कहते हैं नेता, वो जरा ये बताए कि ये उजला पहनने के पीछे क्या कारण। हम वो जानने का इंतजार कर रहे हैं, जिस दिन वो बताएंगे हम बताएंगे। मतलब उजला पहनकर जो काले काले कारनामे होते हैं उसको जानने के लिए आपने काला पहना है? नहीं, वो हम जानना चाहते हैं, जिस दिन वो बता देंगे उस दिन हम भी बता देंगे। वेरी गुड। अब मेरे साथी पुरुषोत्तम कुछ सवाल आपसे जानना नहीं, एक आध सवाल करना चाहेंगे? मैम बहुत सारे प्रॉब्लम है और मान लीजिए कि सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पास है, तो फिर आप आंदोलन कब कर रही है? ये मैं सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, तमाम लोगों का सवाल है कि पुष्पम प्रिया का वो आंदोलन जिसमें पुष्पम प्रिया सड़क पे चल के और रुक करे पटना तक का, ये कब हो रहा है? ये काफी लोगों का सवाल है। हमने 22 किलोमीटर सड़क पे चला था, गांधी सेतु हमने पार किया था और कोई आंदोलन नहीं हुआ। हमें रोक दिया गया और हमारी गिरफ्तारी हुई। हमें पहली बार ले गए, बहुत अभद्र व्यवहार किया वहाँ पे, वो भी रहने देते हैं अभी के लिए। तो आंदोलन हम कर रहे हैं। अब वो लेनिन वाला आंदोलन होने का थोड़ा सा वक्त नहीं रहा कि अब इतने सारे लोग उठ के आ जाएं। अब लोग बड़ा बिजी रहते हैं, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो मिडिल क्लास के लोग हो, सब अपनी दिनचर्या में बिजी रहते हैं। तो हम जो भी करने की कोशिश कर रहे हैं
वो आंदोलन ही है। हम आपके माध्यम से लोगों को ये कहना चाहेंगे कि अगर कभी उनको ये मालूम पड़ता है कि हम कहीं आए हैं या कुछ कर रहे हैं तो आए, हमसे मिलें। हमारा आंदोलन जारी है और चल रहा है। महिला सशक्तिकरण पे बस एक कुछ बोली। देखिए, बिहार में महिलाओं की हालत बहुत बदतर है। हमने यहाँ पे पढ़ाई लिखाई की है, यहीं पढ़े हुए, हमसे बेहतर ये कोई भी नहीं जानता। सशक्तिकरण का यहाँ पे बहुत ही पैटर्नलिस्टिक मतलब है, जैसे कि ये लोग बड़ी बड़ी पार्टियों में एक सेल खोल देते हैं। और 8 मार्च के बाद से तो हमने देखा है कि एक खास तरीके का लुक्स वाला एक कोई महिला होती हैं जो उस पर होती हैं। दैट इज नॉट सशक्तिकरण। सशक्तिकरण का ये मतलब होता है कि जो महिला जहाँ है, चाहे वो गाँव में हो, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन सशक्तिकरण नहीं होता है, आर्थिक पार्टिसिपेशन सशक्तिकरण होता है। जो जहाँ हैं, घर के अंदर रहना चाहती हैं, घर के बाहर आना चाहती हैं, आप उनको वहाँ पे नौकरी दीजिए, आर्थिक सहायता दीजिए। और उससे तो बिहार कोसों दूर है, उनको आप रिस्पेक्ट दीजिए। जब नेता लोग खुद ही महिला नेताओं को फफूंदी कह रहे हैं, हम जब चुनाव हारे थे तो हमें कहा गया था कि फफूंदी है, यही उनका लैंग्वेज है बात करने का, यही तरीका है। अब हम ये कहना चाहेंगे कि यूपी में तो उनको 90,000 वोट ही आए, हमें तो 4 लाख वोट आए थे 3 महीने में, और वो तो 16 साल से चीफ मिनिस्टर हैं। और बगल यूपी में उनको 90,000 वोट आए, तो कौन फफूंदी? तो जब नेता इस तरीके की भाषाओं का प्रयोग करते हैं तो वो महिलाओं को क्या सशक्त करेंगे? थैंक यू मैम। क्वेश्चन है कि तमाम राजनीतिक पार्टी जो है, आप हो या और भी बाकी स्टेट पार्टी हो, नेशनल पार्टी हो, सभी का एक मुद्दा जो खास है बेरोजगारी। मैम, लेकिन बेरोजगारी की बात तो होती है, लेकिन बेरोजगारी को कैसे खत्म करेंगे बिहार में, इसकी बात अभी तक नहीं होती है। तो मैम कैसे करेंगे, क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ आना नहीं चाहते हैं, किस कारण से नहीं आना चाहते हैं, और क्या इसमें प्रोसेस है जो बेरोजगारी खत्म करे, कैसे करेंगे? युवाओं का एक बहुत बड़ा ये सपना बेरोजगारी कैसे? देखिए, इसमें सबसे पहली बात जो आपने बोली कि सभी बेरोजगारी की बात करते हैं, वो हम पहले ही बोल चुके हैं कि बात कौन क्या करता है उससे फर्क नहीं पड़ता, उन लोगों की वजह से बेरोजगारी, ये बात लोगों को समझने की जरूरत है। हमने बार बार कहा है औद्योगिक क्रांति करनी पड़ेगी, ठीक है, कृषि में क्रांति करनी पड़ेगी। सब छोड़ देते हैं, समुद्र नहीं है हमारे पास। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा बेतुकी बात कि हमारे पास समुद्र नहीं है इसलिए उद्योग नहीं, जबकि हमने लोगों को जाके दिखाया कि हमारे पास पहले उद्योग थे जिनको इन्होंने बंद कर दिया, वो भी आप जानते हैं। हाँ, ये इसका कोई लेना देना नहीं, समुद्र से रोजगार का और उद्योग का कोई लेना देना नहीं होता। तो यही उनकी कैपेबिलिटी है, यही उनका क्वालिफिकेशन है मुख्यमंत्री बनने का। खैर, कृषि में क्या दिक्कत है? हमारी जो जमीन है वो तो पूरे दुनिया की सबसे उपजाऊ जमीन है। हमने बार बार वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, अपनी मेहनत से किसानों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, कोई पुरानी बात नहीं है। हर साल हमारी पार्टी में, हाँ, हर साल वहाँ पे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता है। हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो 8 मार्च के बाद से सब बोलने लगे हैं, बेरोजगारी की बात करने लगे हैं, इन्होंने कृषि में कौन सी सहायता की है किसानों को? कृषि में जो सबसे उपजाऊ जमीन है वो ऐसे ही क्यों पड़ी है? क्या भूमि सुधार तो नहीं हुआ है? समाजवादी जो खुद को कहते हैं ये लोग, इन्होंने कौन सा भूमि सुधार किया है आज तक? तो ब्लूप्रिंट बेरोजगारी का सिर्फ मुंह से बेरोजगारी हटाएंगे बोलने से नहीं होता है, उसके लिए जानकारी चाहिए होती है कि किस तरीके से नीतियां बनाई जाए, हॉलिस्टिक तरीके से नीतियां बनाई जाए। हाँ, और बगल में देख लीजिए ना, बगल में बांग्लादेश है, बांग्लादेश ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगा के सब कुछ बदल दिया, कृषि में सब कुछ बदल दिया। तो ये है, मैं ये आपको कहूंगी कि एक्शंस महत्वपूर्ण है। मैं अक्सर सुनती हूँ ये पार्टी कहती है, वो पार्टी कहती है। देखिए, उन पार्टी का एक्शंस, जो बड़ी पार्टी है उनका एक्शंस हमने बहुत वर्षों से देखा है, तो इससे नहीं फर्क पड़ता कि वो क्या कहते हैं। और जहाँ तक हमारे कहने का ये सवाल है कि हम बेरोजगारी की बातें करते हैं, हमारी क्वालिफिकेशन बोलती है। हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में किस तरीके से नीतियाँ बनाई जाए वो सीखी और बनाई है। हमने नॉर्डिक कंट्रीज के लिए नीतियां बनाई हैं कि किस तरीके से सरकारों को और अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिव किया जाता है। हमारी पार्टी में ऐसे लोग हैं जिनके पास वो सारी क्वालिफिकेशन है, और सबसे बड़ी बात कि हमारे पास नीयत है वो चीज करने की। क्वालिफिकेशन तो दुनिया में पड़ी हुई है, नियत शायद सबसे बड़ी चीज है। बिना नियत के कोई भी अच्छी से अच्छी नीति भी कारगर
नहीं होती है। तो हम लोग की तरफ से आपकी पार्टी को और आप लोगों को बधाई, शुभकामनाएं। आप लोग का जो आरोप है मीडिया के ऊपर कितना सही है हम लोग तो नहीं कह सकते, लेकिन हम लोग की तरफ से ऐसा कभी नहीं होगा। और हम लोग चाहेंगे कि हम लोग बार बार इन मुद्दों पर, अलग अलग मुद्दों पर बातचीत करते रहें। हम लोग की पार्टी का एक नारा है, आप देखेंगे प्राय वो हैशटैग आता है, वो है सबका शासन। सबका शासन का मतलब सिर्फ सभी जातियों और सभी धर्मों के शासन का नहीं है, सभी क्षेत्रों को भी बराबर हक मिले और सभी लोगों का शासन हो। मीडिया में भी हम चाहते हैं कि लोकतांत्रिकरण हो, सिर्फ 4-5 पूंजीगत हाउस तक वो बात न रह जाए, सबका शासन। मुझे लगता है फिर ऑप्शनल पॉलिटिक्स को ऑप्शनल मीडिया की तरफ जाना चाहिए। जी, वो तो जा रहा है। चलिए, बहुत अच्छा लगा इन लोगों से बातचीत करके। और प्लूरल्स पार्टी का मुझे लगता है सर पहला प्लूरल्स इंटरव्यू है एक साथ। जी, सही बोला संभवतः। देखिए, पहली बार फाइनल पोस्ट आपको प्लूरल्स पार्टी का प्लूरल्स इंटरव्यू दिखा रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है और राष्ट्रीय महासचिव भी। एक बार फिर आप दोनों को बहुत बहुत बधाई और देखते रहिए फाइनल पोस्ट। नमस्कार, थैंक यू।